Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It talks about MSP, minimum support price, and its issues. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic agriculture and associated issues. So ऑफ कोर्स इस आर्टिकल का बैकग्राउंड तो आप सबको पता ही है. दिल्ली के अंदर इतना मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का अंडर द नेम दिल्ली चलो, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा था कि इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30 नवंबर 2020. तो डे बिफोर येस्टरडे ही हमने डिस्कस किया है डिटेल में कि इस प्रोटेस्ट के पीछे इस मैसिव प्रोटेस्ट के पीछे आखिर कारण क्या है. मैंने आपको बताया भी था ब्रीफली कि 3 ऐसे बिल हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए लेकर के आई है भारत सरकार, जिसके अगेंस्ट ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अगर उन तीनों बिल को आप देखें और इस प्रोटेस्ट के कोर को समझने की कोशिश करें, तो चीफ रीजन को समझने की कोशिश करें, तो इन सारे फार्मर्स का एप्रीहेंशन या डर बस इतना है कि धीरे धीरे भारत सरकार एमएसपी को ख़त्म कर देगी. तो एमएसपी को ख़त्म करने का डर इन फार्मर्स को क्यों है, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को क्यों है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. उसके पहले हमें एमएसपी को अच्छे से समझ लेना चाहिए. इसके अलग अलग डायमेंशंस को एक बार देख लेते हैं. So MSP, minimum support price scheme for farmers. The MSP is the rate at which government buys grains from farmers. The government announces MSP before the sowing season for a particular crop, and this protects the farmer from market failure. अब इन तीनों का क्या मतलब है उसको इस फिगर की मदद से समझते हैं. देखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स, कि फार्मर्स को उनका जो भी फूड क्रॉप है वो कम से कम इतने प्राइस में तो बिकेगा ही बिकेगा. इस तरह की इंश्योरेंस मिलती है, गारंटी मिलती है फार्मर्स को, और इस तरीके से फार्मर्स को एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता है फॉर गेटिंग इंगेज्ड इनटू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. फिगर की मदद से देखते हैं. देखिए, सोइंग सीजन से पहले मान लीजिए कि अभी राबी क्रॉप्स की सोइंग चल रही है, तो राबी क्रॉप्स वीट के सोइंग से पहले, उसकी सोइंग से पहले ही फार्मर्स को बता दिया जाता है कि उसको कितने प्राइस में भारत सरकार उसके क्रॉप को खरीद लेगी अगर कोई और उसके क्रॉप को नहीं खरीदता है. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फार्मर्स अभी सोइंग सीजन में लगे हुए हैं, कोई राइस की सोइंग में लगे हुए हैं, तो भारत सरकार सोइंग के टाइम में ही अनाउंस कर देती है कि उसके क्रॉप को वो ₹50 पर केजी में खरीद लेगी. अगर कोई और नहीं खरीदता है तो ₹50 पर केजी से ज़्यादा अगर कोई नहीं खरीदता तो भारत सरकार खरीद लेगी. तो इस तरीके से गारंटी मिल गई इन फार्मर्स को कि चलो कोई खरीदे ना खरीदे, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बाय इट. तो इस तरीके से फार्मर्स को वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है. अदरवाइज जब फार्मर सोइंग सीजन में लगा है तो उसको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि मैं ये क्रॉप लगा तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं मार्केट में मुझे इतना प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर खूब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई क्रॉप्स की, सारे फार्मर्स ने खूब सारा राइस उगा दिया, तो पता चलेगा कि मेरा राइस ही बिकेगा नहीं और राइस को उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा. तो इस तरह की वल्नरेबिलिटी से फार्मर बचता है थ्रू दिस MSP स्कीम. प्राइस इंश्योरेंस स्कीम है एक तरह की ये. लेकिन जरा एमएसपी को समझते हैं, आखिर इसको लाने के पीछे पर्पस क्या था. देखो, एमएसपी 1960s में लाया गया था और इसके पीछे पर्पस यही था कि मार्केट फेलियर से फार्मर्स को बचाया जाए. मार्केट फेलियर वो सिनेरियो होता है जब मार्केट के अंदर फार्मर्स के फूड क्रॉप पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे उनको बेहतर रिटर्न ना मिले. मान लीजिए फार्मर ने बहुत मेहनत करके राइस उगाया और उसका राइस उगाने का खर्चा ही है ₹30 पर केजी. अब जब वो मार्केट में बेचने जाता है तो बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, हो सकता है कि बम्पर प्रोडक्शन हो गया उस साल राइस का, बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर अगर मार्केट उसको अप्रोप्रिएट प्राइस ऑफर नहीं कर रहा है, उसका खर्च ही है राइस उगाने का ₹30 पर केजी और मार्केट में राइस का कॉस्ट चल रहा है ₹20 पर केजी, तो ऐसे सिनारियो को कहते हैं मार्केट फेलियर. व्हेन द फार्मर इज नॉट एबल टू फेच अ रेम्यूनरेटिव रिटर्न ऑन हिज एग्रीकल्चरल क्रॉप, दैट इज नोन एज ए सिनेरियो ऑफ मार्केट फेलियर. और ये एमएसपी मार्केट फेलियर से बचाता है फार्मर्स को. तो इस तरीके से फार्मर्स उनको एक तरह की एप्रीहेंशन जो होती है कि उनका फूड क्रॉप बिकेगा या नहीं बिकेगा, उससे फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिलती है. लेकिन
अब एमएसपी को समझिए, एमएसपी वाज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं, तो वंस इन अ वाइल यूज करते हैं ना, कि मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो उस केस में इस इंश्योरेंस पॉलिसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। चोरी का इंश्योरेंस है तो चोरी अगर हो जाती है तो उस केस में मैं इस इंश्योरेंस का इस्तेमाल करूंगा। वैसे ही इस केस में एमएसपी को एक इंश्योरेंस स्कीम की तरह लाया गया था कि अगर किसी साल मार्केट फेलियर हो जाता है तो उस साल फार्मर इसको इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल करेगा और अपने फूड क्रॉप को ला करके सरकार को बेचेगा। दैट वाज द जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो कैसे होगा, मान लीजिए कि ओपन मार्केट में प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी और एमएसपी 45 रुपीज़ पर केजी है। मुद्दा ये है कि अगर एमएसपी जितना है, एमएसपी भारत सरकार ने 45 रुपये पर केजी अनाउंस कर रखा है किसी क्रॉप पे, तो मार्केट इन जनरल तो उससे ज़्यादा ही ऑफर करेगा। अगर कोई ट्रेडर है तो इन जनरल तो वो एमएसपी से ज़्यादा ही ऑफर करेगा, अदरवाइज फार्मर क्यों बेचेगा अपना प्राइस, अपना क्रॉप किसी भी ट्रेडर को, वो एमएसपी पे बेच देगा। तो एमएसपी एक तरीके से फार्मर के लिए बार्गेनिंग चिप का काम करने वाला था कि तुम इसको दिखा करके बार्गेन कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो कि देखो तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज एमएसपी पे मैं भारत सरकार को बेच ही दूंगा। एक तरीके से मार्केट में बेहतर रिटर्न दिलाने के लिए एमएसपी लाया गया था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि फार्मर्स अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के बजाय धीरे धीरे एमएसपी की तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइन होने लगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एमएसपी 45 रुपये पर केजी है तो नेचुरली मार्केट उससे ज़्यादा ऑफर करेगा और फार्मर अपना जा करके फूड क्रॉप मार्केट में बेचेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी साल मार्केट फेलियर हो जाता है और मार्केट उसको सही प्राइस ऑफर नहीं कर पाता है, 45 रुपये पर केजी एमएसपी और मार्केट के अंदर प्राइस चल रही है 40, 35, तो फार्मर अपना फूड क्रॉप जाकर के सरकार को बेच देगा। सरकार की एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको जाकर के बेच देगा और फार्मर नुकसान से बच सकता है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि वंस इन अ वाइल आप जाकर के, जिस साल भी मार्केट फेलियर हो, आप जाकर के इस इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल करें और अपने फूड क्रॉप को एमएसपी पर बेचें। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एमएसपी बिकेम अ पॉलिटिकल टूल, एक तरीके का पॉपुलिस्ट मेजर बन गया। जो भी सरकार आती थी कहते थे कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे फार्मर्स के वोट को पाने के लिए, और वोट बैंक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई एमएसपी पे। तो जो भी इलेक्शन होता था तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती थी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती थी कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम एमएसपी को इतना बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी से पॉलिटिकल टूल बन गया। इंश्योरेंस पॉलिसी तो वंस इन अ वाइल यूज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने हर साल एमएसपी को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब एमएसपी को बढ़ाने से हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओपन मार्केट का प्राइस तो 50 रुपये पर केजी ही रहा, यानी कि अगर फार्मर कोई फूड क्रॉप उगाता है उसका ओपन मार्केट में प्राइस 50 रुपये पर केजी है। लेकिन हर साल एमएसपी बढ़ने के कारण एमएसपी हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर हो जाता है। मार्केट ऑफर कर रहा है फार्मर को 50 रुपये पर केजी, जबकि एमएसपी है 55 रुपीज़ पर केजी, जबकि टेक्निकली एमएसपी को मार्केट प्राइस से थोड़ा कम होना चाहिए। यानी कि टेक्निकली फार्मर को इन जनरल मार्केट में अपना फूड क्रॉप बेचना चाहिए, ऑन एन एवरेज उसको एमएसपी पे नहीं बेचना चाहिए। एमएसपी को वंस इन ए वाइल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन एज ए पॉलिटिकल टूल जब इस्तेमाल किया गया और एमएसपी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 55 रुपीज़ पर केजी, जबकि मार्केट प्राइस उस फूड क्रॉप का है 50 रुपीज़ पर केजी, तो अब ये फार्मर क्या करेगा, मार्केट में तो अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं। ही वुड नॉट लाइक टू सेल हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट, रादर ही वुड डायरेक्टली रन टू द एफसीआई काउंटर एंड सेल हिज प्रोडक्ट एट एमएसपी टू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल टूल होने के कारण फार्मर्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉल में जाके बेचता था, रादर देन गोइंग टू द ओपन मार्केट। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई जरा समझते हैं। अब जब फार्मर बार बार जाएगा और फूड क्रॉप को वो ओपन मार्केट में नहीं बेचेगा, वो एफसीआई के सेंटर पे जाएगा और अपना फूड क्रॉप जो है एमएसपी पे बेचेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भारत सरकार ने सारे फूड ग्रेन्स को खरीदने के लिए एट एमएसपी, उसके यहाँ पे ओवरबर्डन हो जाएगा। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी उतनी है नहीं, जबकि उसके पास उसको प्रोक्योर ज़्यादा करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी। दिस इज एन ओपन एंडेड स्कीम। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मना नहीं कर सकता कि देखो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो गई, हम नहीं खरीद सकते। इसकी स्कीम के हिसाब से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदना ही खरीदना है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी है 75 मिलियन टन, जबकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास एमएसपी के अंतर्गत खरीदे हुए फूड क्रॉप्स हो गए हैं मोर देन 100 मिलियन टन्स। तो होगा क्या, इस तरीके से अनसस्टेनेबल, अनसाइंटिफिक तरीके
जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फूड क्रॉप्स को स्टोर करती है, राइस वीट को स्टोर करती है, नाले के बगल में ओपन जगहों पे स्टोर करती है, तो ये सब फूड क्रॉप्स राइस वीट ख़राब होते हैं, चूहे खा जाते हैं, जबकि दूसरे तरफ आम गरीब जनता है उसको खाना नहीं मिल पाता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है एमएसपी से। उसके अलावा एमएसपी के और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डे बिफोर येस्टरडे न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कैसे पंजाब और हरियाणा के किसान अनसस्टेनेबल तरीके से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में हमें एमएसपी को कट डाउन करना है बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी, कैसे हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर गेटिंग इंगेज्ड इन ग्रोइंग राइस एंड वीट ओनली, दीज आर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड प्रोडक्ट, जबकि पल्सेज नेग्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब कई सारे प्रॉब्लम्स हैं एमएसपी से एसोसिएटेड। फिर भी एमएसपी एक इतना मेजर इशू बना हुआ है हमारे देश में, इसके कारण इतना बड़ा स्ट्राइक हो गया दिल्ली के अंदर। अब देखते हैं आगे होता क्या। तो देखो, अब चलो कोई बात नहीं, अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि चलिए सर कोई बात नहीं, एमएसपी के कई सारे नुकसान हैं, फूड क्रॉप्स ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में है, ठीक है, अनसस्टेनेबल या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो अच्छी बात है कि फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है, फार्मर्स को प्राइस इंश्योरेंस मिल रहा है, हर साल वो अपना फूड क्रॉप जा कर के और एमएसपी के भाव पे बेच आते हैं एफसीआई के गोडाउन में, और उससे उनको तो फ़ायदा हो रहा है कम से कम। तो ज़रा देखते हैं कि क्या सच में फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है, क्या सारे के सारे किसानों को फ़ायदा हुआ है। आपको जवाब समझ आएगा कि नो, सारे के सारे फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हुआ है। कुछ एक जगह के फार्मर्स को बस एमएसपी से फ़ायदा होता है, और वो फार्मर्स हैं पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के। बस यहाँ के फार्मर्स हैं, चंडीगढ़ के फार्मर्स हैं, इस एरिया के फार्मर्स हैं जिनको बस एमएसपी से फ़ायदा होता है। इन जनरल बाकी इंडिया के फार्मर्स को एमएसपी का फ़ायदा नहीं होता। आप जाकर के पूछ के देखो आसाम के अंदर कि हमारे यहाँ का कितना फार्मर एमएसपी पे अपना क्रॉप बेचता है, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एमएसपी सिस्टम है ही नहीं। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों इसी एरिया के एमएसपी ज़्यादा फंक्शनल है, बाकी एरियाज़ में नहीं है। तो देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 60-70s में रिवॉल्यूशन आई थी, जिसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए थे और अपना फूड प्रोडक्शन खासकर वीट, उसके बाद थोड़ा बहुत राइस, उसके प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज़ की थी। वो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी एरिया में आया था, इस पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली एरिया में आया था। उसके पीछे भी बैकग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम में महलवारी सिस्टम था, इस कारण से यहाँ के किसान रिलेटिवली थोड़े से वेल ऑफ थे, थोड़े अमीर थे, थोड़े डेवलप्ड थे, थोड़े एडवांस थे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था भारत सरकार को, और फार्मर्स को इतना ट्रेन करने का पैसा नहीं था, वक्त भी नहीं था। तो इस कारण से भारत सरकार ने फैसला लिया कि जहाँ के किसान थोड़े ऑलरेडी वेल ऑफ हैं, थोड़े ठीक हैं, समझदार हैं, टेक्निकली अपग्रेडेड हैं, वहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन ला देते हैं, क्योंकि वी वेर इन अर्जेंट नीड। 1965 वॉर के बाद हम पूरी तरह से क्राइसिस में आ गए थे। फूड इनसिक्योरिटी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कंपेलिंग सिचुएशन अराइज हो चुका था फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के। तो उसके बाद हमारे पास ज़्यादा वक्त था नहीं, हमने 1966 में देखा कि यहाँ के किसान थोड़े ठीक हैं, चलो यहीं पे ग्रीन रिवॉल्यूशन ला देते। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए तो यहाँ पे बम्पर प्रोडक्शन हुआ, और जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ के किसान बहुत अमीर हो गए। आने वाले 5-6 सालों में ही यहाँ के किसान सुपर रिच हो गए, और बाकी सारे किसानों की हालत मोर और लेस वही रह गई। आप झारखंड में जाकर के देखो, बिहार में जाकर के देखो, असम में जाकर के देखो, आज भी किसानों की हालत वही है। जबकि यहाँ के किसान, बहुत सारे ऐसे किसान दिखेंगे जो आपको मर्सिडीज़ और ऑडी चलाते हुए दिखेंगे। आप पंजाब के गाँव में चले जाओ, हरियाणा के गाँव में चले जाओ, हर एक गाँव में आपको कई सारे मर्सिडीज़ और BMW दिखेंगे। उसके पीछे ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक मेजर रोल है। वहाँ के फार्मर सुपर रिच हो गए आफ्टर दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सुपर रिच हुए, उसके साथ ही साथ उन्होंने फिर पॉलिटिकली भी पावरफुल हुए, उन्होंने अपने यूनियंस बनाने शुरू किए, थोड़े से पॉलिटिकली अवेयर भी हुए। अब उनको समझ आ गया कि वो अपने पॉलिटिकल अपने इम्पोर्टेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने यूनियन बना करके वो लोकल सरकारें बना देते हैं, गिरा देते हैं हरियाणा में, पंजाब में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से कई सारे लोकल फार्मर यूनियन आए, और फार्मर्स अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने लगे एज ए प्रेशर ग्रुप, एज एन इंटरेस्ट ग्रुप। और इस एरिया में फिर एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत होने लगा। एपीएमसी की मंडीज बनने लगी, एफसीआई का गोडाउन आने लगा, एफसीआई का प्रोक्योरमेंट सेंटर बनने लगा, एफसीआई का स्टोरेज फैसिलिटी बनने लगा, क्योंकि ये एरिया में एग्रीकल्चर का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। तो मिला जुला करके मुद्दा ये हुआ कि बस इसी एरिया में फार्मर्स भी नॉलेजेबल हुए,
बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन उनको पता है कि एमएसपी पे फूड क्रॉप बेचा जा सकता है। यहीं पे एफसीआई की बेहतर फैसिलिटी है ताकि एमएसपी पे फार्मर अपना फूड क्रॉप बेच सके। अब बाकी सारी एरियाज़ में कैसा है, बिहार, झारखंड में, आसाम, वैसे जगहों पे, इवन महाराष्ट्र में, कि बहुत सारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि एमएसपी पे फूड क्रॉप बिकता है। और अगर पता भी है तो वो जाए कहाँ, क्योंकि एफसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, ना बिल्डिंग है ना गोडाउन है। एक छोटा छोटा ऑफिस खोल करके रखा है, वहाँ पे जब किसान जाता है तो लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम नहीं खरीद सकते, बाद में आना। तो एफसीआई सरल शब्दों में बोले तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। एमएसपी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, बाकी सब जगहों पर बस इसी एरिया में अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। बिकॉज फार्मर्स आर अवेयर अबाउट दिस स्कीम, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। एफसीआई के गोडाउन्स भी यहाँ पे हैं, सेंटर्स भी यहाँ पे हैं। शांता कुमार कमेटी एक बनाई गई थी इसी कॉन्टेक्स्ट में इन 2014। उस कमेटी ने कहा था कि बस 6% ऐसे फार्मर हैं हमारे देश के जो एमएसपी का रियल सेंस में फ़ायदा उठा पाते हैं, ओनली 6% फार्मर्स, और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू दिस एरिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऐसा शांता कुमार कमेटी ने कहा था। तो अब जरा करंट प्रोटेस्ट पे आते हैं। अब करंट प्रोटेस्ट को एक बार फिर समझते हैं। ये जो प्रोटेस्ट करने वाले फार्मर्स हैं ये कौन है? पंजाब और हरियाणा वाले फार्मर्स, और इन्हीं को एमएसपी स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिहार के फार्मर, झारखंड के फार्मर्स या असम वगैरह के फार्मर्स, इनको तो कोई खास फ़ायदा होता नहीं है। अब ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, आप जरा समझो इस बात को। इनको क्या डर है कि एमएसपी धीरे धीरे भारत सरकार हटा लेगी। तो आखिर इनको इस बात का डर है क्यों? क्योंकि इन्हीं को तो एमएसपी का फ़ायदा होता है। दे आर नॉट जनरल फार्मर्स। आप इनको देखिए, ऑफ कोर्स ये फार्मर्स हैं तो कोई ऐसे नहीं है कि दे आर वेरी वेरी रिच, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसे फार्मर्स हैं जो नॉर्मल एवरेज फार्मर हैं हमारे देश के, उनसे काफ़ी वेल ऑफ हैं। ये जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं इनकी हालत बहुत अच्छी है, और इनको डर किस बात का है कि एमएसपी हटा लिया जाए, क्योंकि एमएसपी का फ़ायदा बस इन्हीं फार्मर्स को मिलता है। और इनको किस कमेटी का डर है? शांता कुमार कमेटी का। शांता कुमार कमेटी जिसका हमने जिक्र अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसको 2014 में बनाया गया था, और इस कमेटी ने साफ साफ कहा था कि जिन स्टेट्स में अब एमएसपी अच्छे तरीके से फंक्शनल है, जहाँ जहाँ पे भी एमएसपी अब अच्छे से काम कर रहा है, जहाँ वहाँ पे अब एफसीआई को ये काम छोड़ देना चाहिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसको ये काम छोड़ देना चाहिए। और इन सब स्टेट्स में ये काम कि फूड को प्रोक्योर करे एट एमएसपी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराएं इन डिफरेंट स्कीम्स, ये काम वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, ये शांता कुमार कमेटी ने कहा था। तो उसी टाइम में इन फार्मर्स को पता चल गया था, पंजाब हरियाणा वाले फार्मर्स को, कि धीरे धीरे हमारे एरिया में एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अब रिलेटिवली थोड़े अच्छे हो गए हैं। तो जब भी भारत सरकार इस डायरेक्शन में कुछ काम करती है, शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने जाती है, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। दिक्कत ये है कि इन फार्मर्स को अब रियल सेंस में एमएसपी की ज़रूरत है नहीं। ये कम्पीट कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, ये कम्पीट कर सकते हैं, कैश क्रॉप उगा सकते हैं, लेकिन अभी तक एमएसपी में फंसे हुए हैं। इस कारण से अभी तक राइस वीट उगा रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजिकली वेल ऑफ हैं और भी बेहतर प्रोडक्ट उगा सकते हैं, एक्सपोर्ट में हमारे और आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये रिफॉर्म्स आने देते नहीं हैं, क्योंकि एमएसपी में इनको सीधा सीधा फ़ायदा हो जाता है। बस उगाते हैं और जाकर के एफसीआई में बेच देते हैं और रिटर्न मिल जाता है 1.5 टाइम्स। एक एमएस स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो भी फार्मर का खर्चा है, एमएसपी उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को मतलब ही नहीं है कि हम कौन सा क्रैश और क्रॉप उगाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दे आर नॉट कंसर्न। उनका सीधा सीधा गेम सेट हो चुका है कि राइस उगाओ, वीट उगाओ, जाकर के एमएसपी पे बेच दो एफसीआई में और 1.5 टाइम्स रिटर्न लेकर के आओ। जबकि जो बिहार वाला फार्मर है, जो असम वाला फार्मर है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता एमएसपी का। और जब भी उसको चेंज करने की कोशिश की जाए तो ये लोग भयंकर प्रोटेस्ट कर देते हैं। और इनका प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इनके हज़ारों हज़ारों किसान यूनियन हैं, यहाँ के फार्मर जो हैं वो रिच हैं, तो उनका पॉलिटिकल होल्ड भी है। इस कारण से ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस अपना इम्पोज कर देते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग लॉबिस्ट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप, और इस कारण से कोई रिफॉर्म्स हो नहीं पा रहा है एमएसपी को लेकर के। अब ये कई सारे बातें की हैं मैंने, अलग अलग एंगल से मैंने बातें बताई हैं, जिसको मैं कंक्लूड करता हूँ। देखिए, सरल शब्दों में समझिए एक बार फिर से कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटी हो गई। मतलब कहीं के फार्मर्स बहुत रिच हो गए, कहीं के लोग बहुत रिच हो गए, बाकी सब जगहों के लोग ऑलरेडी गरीब थे और गरीब ही रह गए। फॉर एग्जाम्पल, इस एरिया के लोग,
यहाँ के लोग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग, ये थोड़े से रिच हो गए, डेवलप्ड हो गए, टेक्निकली इक्विप्ड हो गए। देखो ट्रैक्टर्स वैक्टर्स आ गए और इन लोगों ने मैकेनाइज तरीके से फार्मिंग करने लगे, जबकि बाकी सारे जगह के लोग, खासकर बिहार, झारखंड, असम, यहाँ के जो फार्मर्स हैं अभी भी वही पुअर नॉन मैकेनाइज तरीके से फार्मिंग करते थे, मैनुअल फार्मिंग करते हैं, अभी भी करते कई सारे लोग, इनको हम लोग मार्जिनलाइज्ड फार्मर कहते हैं। तो एक तरह की रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई। ये रिच बहुत ज़्यादा रिच हो गया, गरीब गरीब ही रह गया आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत सरकार क्या चाहती है कि ये जो फार्मर्स हैं ये कॉम्पीट करें, ये बस अब राइस व्हीट बेसिक चीज़ों में ना रहें, ये एमएसपी पे प्रोडक्ट अपना ना बेचें, क्योंकि इनको गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत इनको है। तो अब एमएसपी का कॉन्सेप्ट इस एरिया में और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जबकि एफसीआई को यहाँ से अपना फोकस डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। पंजाब हरियाणा में एफसीआई को रहने की ज़रूरत नहीं है, एफसीआई अपना फोकस इस एरिया में डाइवर्ट कर सकता है और इस एरिया में अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है एफसीआई को, उसके लिए यहाँ से अपना फोकस हटाना होगा। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि दीज फार्मर्स शुड कम्पीट इन द मार्केट, इनको प्रॉपर चाइनीज़ प्रोडक्ट से कम्पीट करना चाहिए, इनको कैश क्रॉप उगाना चाहिए, जैसे कि इनको जूट उगाना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स उगाने चाहिए, एक्सपोर्ट में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कैपेबल हैं, दे आर मैकेनिकली अपग्रेडेड, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड, और इस तरीके से वो एक्सपोर्ट में फोकस कर सकते हैं, हाई एंड क्रॉप्स उगा सकते हैं। जबकि इन सारे फार्मर्स को एमएसपी की सच में ज़रूरत है, यहाँ पे एफसीआई को फोकस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, एफसीआई सेंटर बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए रिफॉर्म्स लाना होगा। यहाँ पे रिफॉर्म्स ला करके इन सारे फार्मर्स को मार्केट मॉडल में लाना होगा, एमएसपी को यहाँ पे थोड़ा कम करना होगा। लेकिन जब भी रिफॉर्म्स लाने की बात की जाती है, दीज फार्मर्स आर वेरी वेल पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, रिच भी हैं तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी है, इनके कई सारे पॉलिटिकल यूनियन भी हैं, इतना दबाव देते हैं भारत सरकार पे कि एमएसपी कभी भी रिफॉर्म नहीं हो पाते, और करंट केस भी ऐसा ही है, एमएसपी रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, इतना दबाव दे दिया इन्होंने भारत सरकार पे। तो आई होप दिस पोजीशन इज़ क्वाइट क्लियर। भारत सरकार कोशिश वही कर रही थी कि इस एरिया में, इस पंजाब हरियाणा वाले एरिया में थोड़ा सा अब एमएसपी का रोल कम लाया जाए। यहाँ के फार्मर्स कैपेबल हैं, जाओ मार्केट में कंपटीशन करो, इंटरनेशनल मार्केट में जाओ कंपटीशन करो, थोड़े तो कैपेबल बनो। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से एमएसपी पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जबकि उनको अब इतनी एमएसपी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इस किसान को, लेकिन इसको मिल नहीं पाता है, और एफसीआई यहाँ से हटेगा तब तो यहाँ पर फोकस कर पाएगा, लेकिन एफसीआई को यहाँ से लोग हटने ही नहीं देंगे। सो दैट इज़ द इशू। The next article is taken from international segment. It talks about emergency use authorization of vaccine. This topic is important from our syllabus. Paper 3, governance point of view, subsegment health. So current news समझते हैं, उसको समझने से पहले समझते हैं कि what is emergency use authorization of a vaccine. तो देखो, नॉर्मली वैक्सीन बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है, 3 स्टेजेस की। तो पहले अप्रूवल होती है, ट्रायल होती है, उसके बाद भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, क्योंकि एक बार में 3 स्टेजेस के ट्रायल कंप्लीट होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि जब जनरल पब्लिक को वैक्सीन दिया जाना शुरू किया जाए तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों पे वो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए वैक्सीन को जो लाने का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन लाई गई थी वो 1960s में लाई गई थी, और दैट वाज रिगार्डिंग मम्प के लिए लाया गया था ये वैक्सीन, और उसको लाने में 4.5 साल लग गए थे, 4.5 ईयर। तो कोरोना वायरस का वैक्सीन 1 साल के अंदर ला पाना, इट्स अ ह्यूमंगस टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन दुनिया भर की सरकारें लाना चाह रही हैं, और इसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। मतलब कि 3 स्टेज के ट्रायल जिस भी वैक्सीन के कंप्लीट हो गए हैं, अब उसको इमरजेंसी यूज में डाल करके एक तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स इंप्लीमेंट करके इन वैक्सीन्स को अब लोगों को दिया जाना शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोगों की डेथ हो रही है, अगर डिले किया जाएगा तो और भी लोग मरेंगे। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, देखिए आप बात को ध्यान से समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में किसी भी ट्रायल को रोका जाएगा। 3 फेजेज के ट्रायल हो जाने के बाद बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, जिसमें 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, धीरे धीरे स्टडी की जाती है, अप्रूवल दी जाती है, उस प्रोसेस को कट डाउन किया जा रहा है। आफ्टर 3 स्टेज ट्रायल कंप्लीटेड,
इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं उनको पूरी तरह से कट डाउन किया जाएगा और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ ही उस वैक्सीन को इफेक्टिव तरीके से लोगों में बांटना शुरू किया जाएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरिम अप्रूवल कि भाई ठीक है, हम लोग स्टडी करते रहेंगे साइड बाय साइड, इस वैक्सीन की 3 स्टेज की ट्रायल कंप्लीट हो गई, अब लोगों में बांटना शुरू कीजिए। दैट इज़ नोन एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हाल फिलहाल में इतना न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया में भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एक रिक्वेस्ट डाल दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। उसने कहा है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इसने 3 स्टेजेस के ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए और 2 वीक के अंदर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट डाला है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है ये अप्रूवल। हमारे यहाँ पे ये अप्रूवल देने वाली जो एजेंसी है जो वैक्सीन्स को अप्रूवल देती है उसका नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। उसके अलावा यूएस के अंदर वहाँ के जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मॉडर्ना, उसने भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन डाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दैट इज़ रिगार्डिंग यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के अंदर फाइजर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। दैट्स अ बिग न्यूज़, यानी कि ये पहला ऐसा कंट्री बन गया है ब्रिटेन जहाँ पे अब वैक्सीन ऑफिशियली लॉन्च हुई है, फुल्ली टेस्टेड वैक्सीन ऑफिशियली लॉन्च हुई है। आप ध्यान से समझिए, रसिया में भी बटी है वैक्सीन, चाइना में भी बटी है, लेकिन वो वैसे वैक्सीन है जिनकी 3 स्टेज की ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हुई, उसके पहले ही उन्होंने बांटना शुरू कर दिया था। दैट डज नॉट कम अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। लेकिन ब्रिटेन वाला जो एग्जाम्पल है दैट कम्स अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इसके 3 फेज की ट्रायल कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अब बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को कट डाउन करके जल्दी जल्दी अब ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया है, ब्रिटेन की सरकार ने, कि अब जनरल पब्लिक को ये वैक्सीन दी जा सकती है। अब उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले 2 हफ्ते में 2 to 3 वीक्स में इंडिया के अंदर भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाए और उसके बाद हमारे यहाँ भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन यूपीएससी ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा हिंट्स भी लगेगा, इस हिंट्स को देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट टॉक्स अबाउट नागालैंड स्टेटहुड डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो न्यूज़ यही है, सिंपल सा न्यूज़ है कि नागालैंड अपना 58th स्टेटहुड डे मना रहा है। तो आज से 58 ईयर्स पहले नागालैंड को स्टेटहुड मिली थी। नागालैंड बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 1 दिसंबर 1963। तो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। जब नागालैंड हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उस टाइम में नागालैंड आसाम प्रोविंस का ही हिस्सा था। लेकिन 1960 तक कई सारे नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स उन्होंने सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें आसाम से अलग करके नागाज़ के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए हमारे लिए। और फाइनली भारत सरकार ने उनकी ये डिमांड मान ली और नागालैंड के लिए, नागाज ट्राइब के लिए एक अलग स्टेट नागालैंड बना दिया गया ऑन 1 दिसंबर 1963। और इसके साथ ही नागालैंड हमारे देश का 16th स्टेट बन गया। The next article is taken from Assam segment. It talks about Assam Divas. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam history point of view. So आज असम दिवस है 2 दिसंबर और इस बेसिस पे इस कारण से आज असम दिवस और स्यूकफ के से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं उसको अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले बिफोर हैंड आई वुड लाइक टू से कि देखिए ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है नहीं। आप सबको पता है कि चिन्मय सर आसाम हिस्ट्री कराते हैं, आसाम पीडिया सीरीज वो चलाते हैं, बट फिर भी ये न्यूज़पेपर में आया तो मैं इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आ रही हैं उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। बट स्टिल आई वुड से दिस एरिया इज़ नॉट वेयर आई हैव अथॉरिटी। तो जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पे मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मुझसे ज़्यादा पता होगा इन आर्टिकल्स में। देखते हैं सुकफ के बारे में समझते हैं। फ्रॉम 1222 to 1268 द Ahoms are the members of San branch or Great Thai or Thai family of Southeast Asia. And Sukaf left his homeland Mong Mao, that is in Burma, in about 1215 AD. तो ये मोंग माओ बर्मा से उन्होंने अपना होमलैंड छोड़ा और ही फाइनली रीच्ड आसाम। 1215 में चले और 13 साल बाद 2 दिसंबर 1228 को वो आसाम पहुँचे इन नामरूप एरिया। और इसी कारण से इस दिन को असम दिवस की तरह मनाया जाता है। ही स्टैब्लिश्ड हिज फर्स्ट कैपिटल इन चेरादेव इन 1253 एंड ही वाज असिस्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय 2 मिनिस्टर्स, बूरा गोहाई एंड बोर गोहाई।
अब सुकफ के बारे में कुछ और चीज़ें जो इस आर्टिकल में लिखी हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, सुकफ ने किसी कंकरर की तरह अटैक नहीं किया था इस एरिया में। वो एक बस एग्रीकल्चरल पर्सन की तरह, एक फार्मर की तरह इस एरिया में आए थे, जो यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। धीरे धीरे उनका क्लाउड बढ़ता गया और उन्होंने फिर यहाँ पे अपना होम एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर दिया। अदरवाइज ही केम जस्ट एज एन एग्रीकल्चरल फोल्क, एक फार्मर की तरह है। उन्होंने पूरे लाइफ अपनी एक कॉमन इंसान की तरह बिताई, लेकिन धीरे धीरे सोशल एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ती गई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक अपना होम एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 232 to topic number 234. Topic number 232 is about Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020. The cabinet chaired by Prime Minister Modi has approved introduction in the Parliament of Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020, in which 5 languages will be official language of Jammu and Kashmir. These are Urdu, Kashmiri, Dongri, Hindi and English. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 233 is about Mission Karm Yogi. The Union Cabinet has approved Mission Karm Yogi, the national program for civil services capacity building. Under this, capacity building of civil servants will be done so that they remain entrenched to Indian culture. Focus will be on making them more creative, constructive, imaginative, proactive and innovative. And this overall scheme will be, Mission Karm Yogi will be technologically enabled. Please attempt this question that is based on topic number 233. Topic number 234 is about Char Dham project. This project was inaugurated by Prime Minister Modi in December 2016 and it aims at connecting 4 important Hindu pilgrimage sites, Kedarnath, Badrinath, Yamunotri and Gangotri with all weather roads. Please attempt this question based on topic number 234. This is the answer of question number 229 to 231 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड टू पे ट्रिब्यूट टू हॉर्नबिल बर्ड। बिल्कुल सही बात है, हॉर्नबिल बर्ड इज स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ब्लाइथ ट्राइगोपान इज स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 only. Assam is net exporter of the fishes. Wrong statement. Assam is still net importer of fishes. Assam Fisheries Development and Livelihood Project is being implemented under JICA. Correct statement. So the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.